अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों का पता चलाने के लिए गुज़िश्ता 2 दिनों से टेस्ट की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे नए केसेस की तेजी से सामने आ रहे हैं नए केसेस और गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में अमवात भी बढ़ रही हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 6264 टेस्ट किए गए हैं, जो कि अब तक एक दिन में किए गए टेस्ट का नया रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 7025 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 497 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 11 अफराद की अमवात हुई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में 135 अफराद कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3236 है। 36 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सूबा सिंध में वायरस से 45 अफराद की अमवात हो चुकी हैं और मुतासरीन 2000 से जायद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 45 अफराद वायरस से इंतकाल कर चुके हैं, मगर वहाँ केसेस की तादाद 993 है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के मुताबिक पाकिस्तान में 60% तक केसेस लोकली ट्रांसमिटेड हैं, यानी मकामी सतह पर उनकी मुंतकली हुई है। 44 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि अमवात की शरह अभी भी पाकिस्तान में 2% से कम है, 1.9% है। टेस्ट बढ़ने के साथ साथ मस्बत केसेस में भी इजाफा हो रहा है। टेस्ट ज़्यादा ना होने की वजह से सूरत हाल वाज़ेह नहीं। पाकिस्तान में अब भी टेस्ट की तादाद बढ़ने के बावजूद कम है। इस हवाले से खबर भी सामने आई है कि कराची में ऐसी अमवात में इजाफा हुआ है जो अस्पताल में मुर्दा हालत में लाए गए या फिर अस्पताल पहुंचने के बाद इंतकाल कर गए। इस हवाले से ये शुबा जाहिर किया गया कि ये अमवात कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की हो सकती हैं। खुद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस खदशे का इजहार किया कि ये अमवात कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की हो सकती हैं। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली ने बताया था कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल इस तरह की अमवात में 21% इजाफा हुआ है। और फिर उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ सिंध को खत भी लिखा। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि उनकी वज़ीर सेहत सिंध से बात हुई है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये तमाम अमवात कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। अब यह तय पाया है कि ऐसे तमाम केसेस में टेस्ट ज़रूर किए जाएंगे। ये बड़ा प्री मैच्योर होगा ये कहना कि तमाम डेथ्स जो रिपोर्ट हो रही हैं वो कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि डेथ जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हुई है या नहीं, उसके लिए आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी डेथ्स हो रही हैं कि जिनको बयान करना ज़रूरी है, जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो उनके टेस्ट होने चाहिए। तो इस हवाले से हमारा एक हिकमत अमली के ऊपर इत्तफाक हुआ है। ये जो अमवात हुई हैं इनके आइंदा से जहाँ भी मुमकिन हो टेस्ट किए जाएंगे और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत एक एडवाइजरी भी जारी कर रही है। कुछ जो डेथ्स अभी तक रिपोर्ट हुई हैं उनके हवाले से सिंध की वज़ीर सेहत जो हैं उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो इस सिलसिले में कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिलसिला भी उन्होंने शुरू किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लिहाजा इसके बारे में बजाय एक सनसनी फैलाने के, अगर यकीन हो और लेबॉर्ट्री टेस्ट अगर उसकी तस्दीक करे तो फिर हम इनको करार दें कि ये कोरोना वायरस की वजह से डेथ्स हुई हैं, अदरवाइज़ ये महज क्यास आराई ही होगी। इस तरह की अमवात के हवाले से कुछ मजीद इदाद शुमार भी सामने आए हैं। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के साबिक डेप्यूटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आमिर ने डॉन अखबार को बताया कि मुमकिन है कि लॉकडाउन की वजह से अमवात हुई हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक्स बीमारों को नहीं देख रहे हैं। इसलिए जब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हों तो वो सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल जैसे सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, जहां मुमकिना तौर पर वो पहले से ही ख़राब हालत की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हों। हालिया सूरत हाल जैसे हालात ईद की तातीलात के वक्त भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त भी निजी अस्पताल और आम क्लिनिक्स बंद होते हैं और लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। इसी तरह ईदी फाउंडेशन ने भी बताया था कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल अप्रैल में ईदी के मुर्दा खानों में ज़्यादा मैयतें गुस्ल के लिए लाई गई हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर आमिर का कहना है कि आम हालात में जब किसी ख़ानदान में किसी की मौत वाक़ई होती है तो ख़ानदान वाले घर ही पर गुस्ल देते हैं, मगर अब सब ही खौफज़दा हैं। अगर कोई अपने पड़ोस में भी किसी के इंतकाल की खबर सुनता है तो ये सोचकर खौफज़दा हो जाता है कि कहीं उसका इंतकाल कोरोना वायरस की वजह से तो नहीं हुआ। इसलिए ज़्यादातर लोग अब मैयत के गुस्ल के लिए ईदी से रुजू कर रहे हैं। इसके अलावा द न्यूज़ में खबर शाया हुई है जिसके मुताबिक कराची के कब्रिस्तानों में अप्रैल के इब्तिदाई 15 दिनों में 766 मैयतों की तदफीन की गई, जो गुज़िश्ता 6 माह की सबसे कम तादाद है। उनमें से 14 कोरोना के मरीज थे, मगर बाकी 752 अफराद के बारे में नहीं पता कि वो कोरोना के मरीज थे या नहीं। अमवात में कमी आई है, मगर इसकी वजह खुद KMC के डायरेक्टर ने यह बताई है
कि मुश्किल से कोई एक मौत इन दिनों में एक्सीडेंट की वजह से हुई होगी। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है और लोग भी घरों पर हैं, इसीलिए ट्रैफिक हादसा नहीं हो रहे हैं और उनमें अमवात नहीं हो रही हैं, जो एक बड़ी वजह है। कब्रिस्तानों में कम तदफीन की और इसके अलावा लूट मार और स्ट्रीट क्राइम्स में भी कमी आई है, इसलिए ज्यादातर अमवात तिब्बी बुनियादों पर ही हुई हैं क्योंकि लॉकडाउन है। कोरोना वायरस ने दुनिया का मंजरनामा बदल दिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद अब तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ किया जा रहा है, उन्हें फ्रंट लाइन का सिपाही करार दिया जा रहा है, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन के सिपाही मुश्किलात का शिकार हैं, दुनिया भर में मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी अमवात हो रही हैं, वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। अब तक तिब्बी शोबे से वाबस्ता पाकिस्तान में 180 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, उनमें से 90 डॉक्टर्स हैं। सिर्फ मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 26 डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुका है। डॉक्टर्स मुसलसल हिफाजती सामान का मुतालबा कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि हिफाजती सामान दिया गया है, डॉक्टर्स का कहना है कि मुकम्मल तौर पर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से तेजी से डॉक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर में आज यंग डॉक्टर्स ने महकमा सेहत के दफ्तर में जाने की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों और यंग डॉक्टर्स में हाथापाई हो गई। डॉक्टर्स वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना से मुतासरा मुल्क ईरान में तिब्बी अमले की खिदमत को सराहा जा रहा है। इस हवाले से ईरान में आर्मी डे की तकरीब में मिसाइलों के बजाय तिब्बी साजो सामान के साथ परेड की गई। ईरान कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आज भी ईरान में कोरोना से 89 हलाकतें हुई, जिसके बाद वहाँ हलाकतों की तादाद 4958 हो गई है और अब तक 80,000 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और मुतासर अफराद की तादाद सरकारी दादोशुमार से ज़्यादा होने का खदशा है। हंगामी सूरत हाल है, इसलिए ईरान ने आर्मी डे के मौके पर फौजी परेड के बजाय तिब्बी परेड की। उसे नाम दिया गया मुमलिकत के मुहाफिज, सेहत के मददगार। इससे पहले आर्मी डे के मौके पर फौजी साजो सामान, जंगी हथियार, मिसाइल, सबमरीन और बख्तरबंद गाड़ियों की परेड होती थी, मगर इस साल ऐसा नहीं हुआ। स्प्रे करने वाली गाड़ियाँ, मोबाइल अस्पताल और दीगर तिब्बी सामान की नुमाइश की गई। ईरानी सदर हसन रूहानी ने इस हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि फौजियों की परेड मुमकिन नहीं थी, अब दुश्मन छुपा हुआ है और डॉक्टर्स और नर्सेस मैदान जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। दुनिया को समझ आ रही है कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में सेहत का निज़ाम कमज़ोर है, तिब्बी सहूलियात कम हैं और इन मसाइल ने आलमी सतह पर यह बहस छेड़ दी है कि असलहे पर तो हर छोटे बड़े मुल्क ने सरमायाकारी की है, मगर बीमारियों से मुकाबले के लिए सेहत के शोबे को नज़रअंदाज किया गया, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सहूलियात की कमी का सामना है और वसाइल की कमी की वजह से उनकी अमवात हो रही है। भारत के एक डॉक्टर ने बीबीसी को बताया कि ये हकीकत में एक जंग है और हमें फौजियों से तशबीह भी दी जा रही है, मगर आप कभी फौजियों को जंग में लड़ने के लिए बगैर असलहे के नहीं भेजते। तिब्बी अमला सहूलतों से महरूम। जहां पूरी दुनिया के महज़िब ममालिक में इस वबा को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, वहीं कुछ ममालिक में डॉक्टरों पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं और इस मामले में सबसे सरफहरिस्त भारत है। ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एक मेडिकल ग्रुप भारत की एक कच्ची आबादी में एक ऐसे शख्स को ट्रेस कर रहा था जो हाल ही में कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स के साथ मिला था और उसको ट्रेस करने की कोशिश हो रही थी ताकि वो दूसरों में वायरस ना फैलाए। और जब वो शख्स इस ग्रुप को मिला, इस मेडिकल ग्रुप को मिला, तो इसने मेडिकल ग्रुप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद 100 के करीब लोगों ने उस मेडिकल टीम को घेर लिया, उन पर पत्थर बरसाए, फिर तिब्बी अमला वहां से भागने में कामयाब हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये पहला वाकया नहीं है। भारत में इस वक्त हेल्थ वर्कर्स पर हमला एक आम सी बात हो गई है। मुल्क भर में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं और कुछ हमले इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को लगता है कि उन्हें बीमारी इन्हीं हेल्थ वर्कर्स के जरिए लगेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बेंगलोर में जब हेल्थ वर्कर्स ने घर घर जाकर लोगों में अलामात का जायजा लेने की कोशिश की तो उन पर हमला हुआ। इसी तरह जब कुछ डॉक्टर्स इमरजेंसी से वापस जा रहे थे तो उन्हें पुलिस वालों ने रोका और वायरस फैलाने वाला करार देकर उन पर डंडे बरसा दिए। नई दिल्ली के अस्पताल की एक सीनियर डॉक्टर ने इस पूरे मामले पर रद्दमल देते हुए कहा कि जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको पता होता है कि आप भी इन्फेक्शन से मुतासिर हो सकते हैं। हम इन्फेक्शन से खौफजदा नहीं हैं, हम इस हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हमारे पेशे में ये खतरा है, लेकिन इस मार पिटाई के लिए हम तैयार नहीं हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मामला इतना संगीन है कि एक डॉक्टर को उसके अपार्टमेंट से निकालने की कोशिश की गई, उसकी बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और उसे घेर कर कहा गया कि वो यहाँ से चली जाएं क्योंकि वो बिल्डिंग को मुतासिर कर सकती हैं। कोरोना वायरस से अमवात कैसे हो रही हैं, किन दर्दनाक लम्हात में हो रही हैं और डॉक्टरों के लिए ये कितना अजीब है, इसकी मिसाल हम अमरीकी रियासत मेरीलैंड में देख सकते हैं, जहाँ लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो घरों पर रहें ताकि वबा को कंट्रोल किया जा सके। इस रियासत में वो डॉक्टर्स और नर्सेज जो अस्पतालों में 12-12 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट कर रहे हैं,
वहाँ दिल दिला देने वाले मनाजिर हैं, जहां हफ्तों से डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना के मरीजों का इलाज करने में मसरूफ है, लेकिन साथ ही वो इन मरीजों के खानदान वालों को अस्पताल आने की इजाज़त नहीं दे सकते, यहाँ तक कि उनकी मौत के वक्त भी नहीं। इस रियासत में कोरोना से मरने वाले मरीजों के दर्दनाक लम्हात जानने के लिए रॉयटर्स ने मेडिकल स्टाफ का इंटरव्यू किया है। और ये जाहिर है, ये जो इंटरव्यू है और जो बातें हैं इन डॉक्टर्स की, वो पूरी दुनिया में अप्लाई की जा सकती हैं, पाकिस्तान में भी, भारत में भी और दूसरे ममालिक में, कि मेडिकल स्टाफ को इन्हीं मुश्किलात का सामना है। इन इंटरव्यूज़ में, जिसमें से एक मेडिकल वर्कर ने बताया कि मैं अपने मरीज़ के कान पर फ़ोन रख देती हूँ ताकि वो अपने घर वालों से बात कर सके, और फिर मैं उसके आंसू पूछती हूँ। मैंने बहुत से बीमार मरीज़ देखे हैं और मुझे मरते हुए लोगों को देखने की आदत है, ये मेरे लिए कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर इस किस्म का माहौल मैंने पहले नहीं देखा। एक और मेडिकल वर्कर का कहना था कि सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है कि एक मरीज़ को उसके घर वालों की अदम मौजूदगी में आप बेयारो मददगार बढ़ते हुए देखें। रॉयटर्स के मुताबिक ऐसे माहौल की वजह से मेडिकल वर्कर्स में गैर मामूली एंग्जाइटी देखी जा रही है, यानी स्टाफ दर्द रखते हुए भी मरीज़ के घर वालों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकता, चाहे वो मर ही क्यों ना रहे हों, जिसकी वजह से उनकी अपनी जहनी सेहत पर असर पड़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक एक डॉक्टर ने बताया कि उनका एक मरीज़ है जो बिस्तर से गिर गया था। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने इस मरीज़ की बीवी को इस मामले की इतला दी और ये भी कहा कि वो जाकर उसे देख नहीं सकती। अलबत्ता वो गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़कर इल्तिजा करती रही, मगर इजाज़त नहीं दी गई। एक नर्स ने रॉयटर्स को बताया कि सबसे मुश्किल लम्हा ये होता है जब वो फैमिली के एक फ़र्द को आईपैड के ज़रिए अपने प्यारे को मरने से पहले अलविदा कहते हुए देखती। नर्स का कहना था कि ख़ानदान के लोग ज़ाती तौर पर अपने चाहने वालों को नहीं देख सकते, सिर्फ आईपैड के ज़रिए मरीज़ से आखिरी बार बात कर सकते हैं। एक और नर्स ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने बहुत सारी ज़िंदगियाँ मुतासर की हैं, उसने एक बहरान पैदा किया है, ख़ास तौर पर अब्बास से मुतालिक। इसलिए तमाम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस वबा से अकेले लड़ा नहीं जा सकता, यानी सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जबकि एक डॉक्टर ने बताया कि मैं बीमार मरीजों का इलाज करने की आदी हूँ, मैं हर वक्त यही करती हूँ, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ है जब आप जानते हो कि जिस मरीज़ का आप इलाज कर रहे हैं वो आपके लिए भी एक ख़तरा है। एक और नर्स का कहना था कि सबसे मुश्किल चीज़ इस वक्त वो खौफ है जो हम सब के अंदर मौजूद है। इस वक्त बहुत सी चीज़ों का हमें इल्म नहीं है, हमें खौफ लगा रहता है कि कल क्या होने जा रहा है, जब हम अगले हफ्ते आएंगे तो इमरजेंसी का महकमा कैसे देखेगा। हमें अपने साथियों से मुताल्लिक़ खौफ लाहक है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाएं, और हमें ये भी खौफ लाहक होता है कि हो सकता है कि हम में वायरस मौजूद हो और अलामात ज़ाहिर ना होने की वजह से हम इस वायरस को घर लेकर ना जा रहे हों। मेडिकल सप्लाई से मुताल्लिक भी खौफ मौजूद है कि हंगामी सूरत में कहीं हमारा सामान ख़त्म ना हो जाए। और सबसे बड़ा खौफ यही है कि हम मरीज़ को देखते हैं और हर वो मुमकिन चीज़ नहीं कर पाते जो हम आम हालात में करते हैं। ICU में तिब्बी अमले पर क्या गुजरती है, इस हवाले से बेल्जियम से ताल्लुक़ रखने वाली खातून डॉक्टर ने अपने एहसासात बताए हैं। ये देखिए, ये सारी कहानियाँ देखिए, और जो अपने मुल्क में डॉक्टर्स हैं उनका ख्याल कीजिए, उनका एहतराम कीजिए कि वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आपकी देखभाल भी कर रहे हैं और मुतासिर भी हो रहे हैं। ये मैथिल्डी हैं जो कि ब्रसेल्स के एक हॉस्पिटल के कोरोना यूनिट में नर्स के फराइज सर अंजाम देती हैं। मुझे ये काम करते हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं। मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ, जो कि एक अच्छी बात है, मगर ये एक मुश्किल काम है। आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है और आपको वो सब काम याद रखने होते हैं जो आप कर रहे होते हैं। हमें तो इस काम में ऐसे ही भेज दिया गया है। हमें कहा गया है कि तुम लोग ICU में मदद करोगे, तुम्हारी कोई निगरानी नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं समझाएगा। मरीजों के साथ राब्ता ना होना, उनको ना छूना भी बहुत मुश्किल सूरत हाल है। वो हमारे हिफाजती चश्मों में सिर्फ हमारी आंखें देख पाते हैं। ये उनके लिए बहुत परेशान कुन होता होगा। मुझे एक खातून याद है, मैं उनकी तरफ झुककर काम कर रही थी। वो मेरी तरफ अचानक झपटी और मेरी गर्दन पकड़कर बहुत जोर से मुझे गले लगाया। गर्दन वाहिद जगह होती है जिसकी सही तरह हिफाजत नहीं होती। मैंने पहले सोचा कि उनको धक्का दे दूं। वो हम दोनों के लिए बहुत तकलीफदेह लम्हा था। एहतियात करें, अगर तकलीफ हो और आपके अंदर अलामात हों तो अस्पताल ज़रूर जाएं। डर के घर पर ना बैठे रहें, क्योंकि अगर आप में वायरस है और आप अपने घर वालों को लगा देते हैं तो ज़रा सी बेएहतियाती खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी अजीज़ को कोरोना वायरस से मुतासर कर सकती है। और फिर अगर किसी की मौत हो जाए तो फिर कितनी अजियत होती है। मैयत की घर से मुंतकली, गुस्ल और फिर तदफीन का अमल बहुत तकलीफ दे होता है। इस हवाले से डॉन अखबार में सहाफ़ी
जोफीन इब्राहिम की रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कराची के एक मारूफ फिजिशियन कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। उनकी आखिरी रसूमात हुकूमत के तय करदा हिफाजती मयारात को मद्देनजर रखते हुए अदा की गईं। उनकी पड़ोसी ये देख कर हैरान रह गई कि उनकी आखिरी रसूमात इस कदर गैर रिवायती अंदाज में अंजाम दी गई कि उनसे प्यार करने वाले ना तो उनका आखिरी दीदार कर सके और ना ही उनकी बेवा और बेटे से ताज़ियत कर सके। पड़ोसी ने मजीद बताया कि डॉक्टर के भाई भी आखिरी रसूमात में शिरकत ना कर सके। अगर लॉकडाउन ना होता तो ना सिर्फ उनके पड़ोसी बल्कि पूरे मोहल्ले और दीगर इलाकों के लोग भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर इकबाल परवेज ने डॉन को बताया कि कोरोना वायरस की वजह से गोरकन भी नहीं मिल रहे हैं और जो मिल जाए तो वो ताबूत को हाथ लगाने से इनकार कर देता है। इसलिए ईदी के रजाकार ही ये जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अगर कब्र तैयार है तो नमाज जनाजा पढ़ने और मैयत को दफन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बिलाल ने बताया कि कारोबार बंद होने की वजह से कब्र पर गुलाब की पत्तियां भी नहीं डाली जाती। कब्र की तैयारी से लेकर आखिरी रसूमात तक का ये पूरा मरहला इंतहाई खामोशी से गमज़दा माहौल में और फौरी तौर पर अंजाम दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जब लवाहिकीन घर लौटते हैं तो गम बांटने के लिए वहाँ कोई नहीं होता। ये बहुत ही हसास सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर आप घर पर बैठे रहेंगे, आप में अलामात आएंगी, आप किसी को नहीं बताएंगे और दूसरों को भी वायरस लगाएंगे तो वायरस तो रुकेगा नहीं। वायरस आप पर असरअंदाज होगा, आपको मारने में भी कामयाब हो सकता है, आपको मजीद बीमार कर देगा, आपके घर वालों को लगकर उन्हें मारने में कामयाब हो सकता है और सूरत हाल इतनी खौफनाक और इतनी अफसोसनाक हो सकती है। इसलिए तबीयत ख़राब है तो डर के घर पर ना बैठिए, ज़रूर अस्पताल जाइए। दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिकमत अमली पर बहस हो रही है। कर्फ्यू, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और हर चीज़ पर बात हो रही है। हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पर बात हुई। दुनिया किसी फैसले पर पहुंचने में अभी तक नाकाम है। बरतानिया ने भी हर्ड इम्यूनिटी का तजर्बा किया मगर ये तजर्बा नाकाम हुआ। इस वक्त बरतानिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,000 से भी ज़्यादा हो गई है। आज ही बरतानिया ने मजीद 3 हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला किया है। बरतानिया के बाद स्वीडन ने इस मॉडल पर अमल किया मगर अपने साइज़ और खित्ते के मुमालिक में स्वीडन को भी सबसे ज़्यादा अमवात का सामना है। वहाँ अब तक 1300 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं और दुनिया स्वीडन की इस हिकमत अमली पर तनकीद कर रही है। इन मुश्किल लम्हात में ये गैर मामूली नज़ारे हैं। स्वीडन में लोग माजी की तरफ बाहर निकल रहे हैं, अपने दोस्तों और ख़ानदानों के साथ इतवार की धूप रेस्टोरेंट्स में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना ने स्वीडन को मुतासिर नहीं किया, बस फ़र्क यह है कि स्वीडन का इससे निपटने का तरीका मुख्तलिफ है। कोई ज़बरदस्ती की बंदिश नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं। और बहुत से लोग जिनमें सदर ट्रंप भी शामिल हैं वो समझते हैं कि स्वीडन का हर्ड इम्यूनिटी का मॉडल कामयाबी से जारी है, जिसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वायरस मुंतकिल हो जाए और फिर उनमें वायरस न लगने के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाए, जिससे वायरस का फैलाव ही रुक जाए। स्वीडिश अथॉरिटीज़ को लगता है कि उनकी हिकमत अमली है कि वायरस को वहाँ रोका जाए जहाँ वो ज़्यादा फैलता है और उनके ख्याल में ये रेस्टोरेंट्स में नहीं फैलता। मगर एदाद शुमार एक अलग कहानी बता रहे हैं। एक छोटा मुल्क होते हुए स्वीडन में शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। हर 1 लाख लोगों में से तकरीबन 9 लोगों की अमवात हुई, जो कि अमेरिका में 1 लाख में से तकरीबन 7 है। यानी स्वीडन में अमवात की शरह अमेरिका से ज़्यादा है। मगर इटली, जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा हलाकतों की शरह है, उससे कम है। इटली में 1 लाख में से 33 लोग हलाक हो जाते हैं और जो हलाकतें स्वीडन में हुई हैं उनमें आधे से ज़्यादा ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीडन में सबसे ज़्यादा इक़दाम का मुतालबा किया है और हज़ारों स्वीडिश साइंसदानों की एक तंजीम ने भी एक पिटीशन साइन की है जिसमें कहा गया है कि स्वीडिश हुकूमत की हालिया पॉलिसी से मज़ीद अमवात होंगी। नकादों का ख्याल है कि स्वीडन इस वक्त एक हाई रिस्क तजुर्बे में फंस चुका है, मगर स्वीडिश हुकूमत का ख्याल है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी से कोरोना के खिलाफ सही तवाज़ुन तलाश कर लिया है। मगर जो भी हो, आने वाले वक्तों में स्वीडन की मिसाल दुनिया के लिए एक सबक बनेगी कि कोरोना से लड़ने का बेहतरीन तरीका क्या है। बरतानवी अखबार गार्डियन में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में जो हलाकतें हुई हैं उसकी शरह का जायजा लिया जाए तो 10 लाख में से 118 लोगों की हलाकतों का तनासुब है, जबकि उसके पड़ोसी मुमालिक डेनमार्क में ये तनासुब 10 लाख लोगों में 55 है, जबकि फिनलैंड में ये तनासुब सिर्फ 13 है। अहम बात यह है कि स्वीडन में शहरियों पर कवानीन का सख्त इतलाक नहीं किया गया, बल्कि उनको हिदायत की गई है कि वो अपनी ज़ाती जिम्मेदारी पर समाजी फासला रखें, जबकि हुकूमत ने हाई स्कूल्स बंद कर दिए हैं और 50 से ज़्यादा लोगों से अफराद का एक साथ जगह पर जमा होने पर कहा गया है कि उनको हुक्म नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया है कि वो इस पर एहतियात करें। इसी तरह जिन ममालिक में लॉकडाउन है वहाँ मुसलसल बंदिशों से अवाम परेशान हो रहे हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में शहरियों ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया है, यानी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मॉडल दुरुस्त है। अब अमेरिका में मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज हो रहे हैं। हम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मेरे शौहर पहली दफ़ा बेरोजगार हुए हैं। ऐसा वक्त पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा।
हम वापस काम करना चाहते हैं। हमें अपने बिल अदा करने हैं। We have bills to pay. It's time for. ये वक्त है कि हमारी रियासत खोली जाए। हम जो खरीदना चाहते हैं नहीं खरीद पा रहे। मेरे बाल देखिए, हम सैलून नहीं जा पा रहे। जो बीमार हैं वो घर पर रहे, मगर हमें काम करने दें। हम काम करना चाहते हैं। The ones that can work need to work. We need to open our business. अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मरहलों में लॉकडाउन में नरमी का प्लान जारी किया है। बहस हो रही है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह रहे थे कि मैं फैसला कर सकता हूं और मेरे पास मुकम्मल इख्तियार है, और रियासतों पर भी अपनी बालादस्ती की बात कर रहे थे। अब उन्होंने जो मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स हैं उनके ऊपर ये बात छोड़ी है कि वो अपनी अपनी रियासतों में लॉकडाउन के हवाले से फैसला कर सकते हैं। 3 मरहले उन्होंने जारी किए हैं। इसके अलावा और कोई हल है या नहीं, क्योंकि कहीं हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है तो वो मॉडल काम नहीं कर रहा, स्वीडन में काम नहीं किया। इसके अलावा लॉकडाउन में मुआशी मसाइल हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक सरकारी अफसर अरशद महमूद ने एक फार्मूला दिया है जिसके तहत स्मार्ट लॉकडाउन किया जा सकता है। वो शाया भी हुआ, उस पर सोशल मीडिया पर बहस भी हो रही है। उनके मुताबिक कोरोना वायरस आवाम के हिस्सों में फैलता है और सारी आवाम में उस वक्त फैलता है जब आवाम के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन थोड़े वक्त के लिए हो सकता है मगर हमेशा के लिए नहीं हो सकता, और पाकिस्तान की मईशत तो वैसे ही इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसे राशिद महमूद के मुताबिक एक अलग तरीके से लॉकडाउन करने चाहिए, और इसका तरीका यह है कि मुख्तलिफ इलाकों की जोग्राफियाई जोनिंग की जाए और मुल्क को कोरोना मैनेजमेंट जोन्स और कोरोना मैनेजमेंट सर्कल्स में तकसीम किया जाए। पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख हाउस होल्ड्स हैं। अगर हर जोन में 16,000 हाउस होल्ड हों डाले जाएं तो वो 2,000 जोन्स में तकसीम हो जाएंगे। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन्स को या तो इन्हीं 2,000 जोन्स का हिस्सा बना दें या अलग जोन्स का दर्जा दे दें। फिर हर जोन को मजीद सर्किल में तकसीम कर दें, और जो सर्किल और हर सर्किल में तकरीबन 1600 घर हों। इस सब में अहम यह होगा कि मुख्तलिफ जोन्स और सर्कल्स के अंदर जोग्राफियाई मुमासलत हो, उनकी जोग्राफियाई सरहदें वाज़ेह हों, और मुआशी सतह पर भी मुख्तलिफ सर्कल्स या जोन्स में रहने वाले एक जैसे हों, और फिर टेस्टिंग का तरीक़ाकार हो। उनके मुताबिक ये सारा डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, और अगर हुकूमत ये करती है तो इन जोन्स को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। आमदनी के लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो इनमें मॉनिटरिंग की जा सकती है, और फिर जो टेस्टिंग का तरीक़ाकार हो वो वही हो जो जर्मनी में तजवीज़ किया गया है, क्योंकि टेस्टिंग किट्स दुनिया भर में कम है। इसलिए हर एक का अलग टेस्ट करने की बजाय 10 लोगों का मवाद इकट्ठा करके एक टेस्ट किया जाए। अगर टेस्ट मनफी आया तो 10 के 10 लोगों में वायरस नहीं है, और इस तरीके से 9 टेस्टिंग किट्स बच जाएंगी। मगर अगर टेस्ट मस्बत आया तो 10 के 10 लोगों का अलग अलग टेस्ट कर लें कि किसके अंदर वायरस है। इसी तरह मुख्तलिफ जोन्स में हुकूमत को पता चल जाएगा कि कहाँ वायरस ज़्यादा है, कहाँ लॉकडाउन करना है, कहाँ कर्फ्यू लगाना है, बजाय इसके कि पूरे मुल्क या पूरे शहरों को एक साथ बंद कर दिया जाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। राशिद महमूद साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। महमूद साहब बहुत शुक्रिया। अगर ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस हवाले से सीख रही है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ। चीन से लेके, चीन ने पूरा लॉकडाउन किया सुबह, इटली ने तो पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया। इसके अलावा अमेरिका में भी लॉकडाउन्स हुए हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो किसी मुल्क ने की नहीं। कैसे पाकिस्तान में इसकी अफादियत हो सकती है? और अगर मुख्तलिफ इलाकों को कर दें तो उन मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपने दफ्तर जाएंगे, हर दफ्तर में मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, अगर किसी को लग गया तो वो अपने इलाकों में जाके लगा दे। ये कैसी होगी ये मैनेजमेंट और टेस्टिंग? सर ऐसे है कि जब वायरस शुरू में आया ना तो दुनिया के तमाम मुल्कों ने, आप समझे कि इनके लिए एक नई बात थी और उनके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम थी। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कम होती है तो हमारे 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं। या हम फियर में रिस्पॉन्ड करते हैं, जो बहुत सारे मुल्कों ने फियर में रिस्पॉन्ड किया, या हम बिल्कुल हम उसमें गुस्से में रिस्पॉन्ड करते हैं। ये दोनों रैशनल रिस्पॉन्सेज नहीं है। जहाँ रैशनल रिस्पॉन्स वो है जो आपका इंफॉर्मेशन ड्रिवन हो, जो सिग्नल ड्रिवन हो। अच्छा, शुरू में क्योंकि बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि किस एरिया में एक बीमारी है, किस में नहीं है, तो पाकिस्तान ने भी बहुत दुरुस्त फैसला किया कि हमने लॉकडाउन कर दिया, पूरे मुल्क का लॉकडाउन कर दिया। क्योंकि जब तक हमें मालूम ना हो कि किस इलाके में बीमारी है, किस में नहीं है, तब तक हम उसे ओपन नहीं कर सकते। तो आप ये समझे कि मुआशरे में इस वक्त 2 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जिनका पता है कि ये बीमार है या इनको इन्फेक्शन है, और एक वो जिनके बारे में ये नहीं पता कि इनको इन्फेक्शन है या नहीं है। अब हमने क्या किया है, और बाकी मुल्कों ने भी यही किया, ऐसा नहीं कि बाकी मुल्कों ने वो बहुत कमाल किया है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो आदमी जिसके बारे में पता नहीं था कि उसे इन्फेक्शन है, उसे अज्यूम कर लिया कि उसे इन्फेक्शन है।
ताकि और उसकी इस अंडरलाइंग अजम्पशन की बुनियाद पे उनको कहा कि भाई घरों से बाहर ना निकलो, तुम दूसरे लोगों को बीमारी फैलाओगे या दूसरे लोगों से तुम्हें बीमारी लगेगी। ये अंडरलाइंग अजम्पशन ये है कि नॉलेज नहीं है। जब तक नॉलेज और इंफॉर्मेशन डेवलप नहीं होती तब तक आप स्मार्ट लॉकडाउन नहीं कर सकते या स्मार्टली इकोनॉमी नहीं चला सकते। अब इस अंडरलाइंग अजम्पशन को तोड़ने का क्या तरीका है? वो एक ही तरीका है कि आप रैंडम टेस्टिंग करें। करंटली इस वक्त तमाम मुल्कों में सवाए एक दो एक्सेप्शन के सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग हो रही है जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको अलामात हैं या जो वो रिपोर्ट करते हैं कि जी हमें अलामात है, खा वो अलामात दुरुस्त हो या ना हो। जब तक एसिम्टोमेटिक की टेस्टिंग नहीं होती, जो इस केस में को 30% के करीब हैं जिनका बिल्कुल कोई, जो अभी तक एस्टीमेट है वो ये है कि 30% ऐसे लोग हैं जिनको कभी कोई अलामत नहीं आती लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं। अगर वो पॉजिटिव होते हैं और उनको अलामत नहीं आती तो उसका क्या हल क्या है? उसका हल ये है कि अभी उन्होंने ये ढूंढा हुआ है कि उनको वो टेस्ट नहीं कर रहे लेकिन अज्यूम कर रहे हैं कि वो, इट्स लाइक अज्यूमिंग समबडी गिल्टी विदाउट डिटरमिनिंग वेदर गिल्टी है या नहीं है। तो आपने पहले उन्हें कन्विक्ट कर दिया, उन इलाकों को भी, जोन्स को भी, कस्बों को भी, शहरों को भी। देखिए ये एक एलिमेंट पे मबनी प्रपोजल नहीं है, इसके हिस्से हैं। आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करनी है? टेस्टिंग करके। टेस्टिंग कौन सी करनी है? आपने मैसिव टेस्टिंग करनी है लेकिन रैंडमाइज सैंपलिंग के जरिए करनी है। जब तक आप रैंडम सैंपल ड्रॉ नहीं करेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहां, या तो आप पूरी पॉपुलेशन का कर लें जो पॉसिबल नहीं है टेस्ट करना। तो रैंडम सैंपल हमें एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे देगा कि इस इलाके में बीमारी नहीं है। मसलन जो मैंने प्रपोजल लिखी है इसमें उन इलाकों में जहां अभी तक कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ, हर 1600 घरों के सर्कल्स में से 100 घर जो हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और तमाम घरों से एक सैंपल ड्रॉ किया जाएगा, जिसका मतलब है हर 16वें घर से सैंपल ड्रॉ करेंगे। इसी तरह जहां पे बीमारी रिपोर्टेड है जिन सर्कल्स में या उनके जो कंटिगुअस सर्कल्स हैं उनमें से हम 200 सैंपल ड्रॉ करेंगे। उसी 1600 घर में से 200 सैंपल ड्रॉ करेंगे, यानी हर 8वें घर से सैंपल होगा। जब आप रैंडमली ड्रॉ करते हैं किसी इलाके से तो इस बात का चांस बहुत कम होता है कि उस इलाके में डिजीज हो, लेकिन आपके रैंडम सैंपल होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है। से जब मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहता हूं तो फिर वो चांस सिर्फ 5% से भी कम रह जाता है कि वहां बीमारी हो और कि हमारा सैंपल गलत निकल आए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राशिद महमूद साहब मौजूद थे। और ये सारी बातें कि लॉकडाउन हो, हर्ड इम्यूनिटी हो या पार्शियल लॉकडाउन हो या जोन्स किए जाएं, ये उस वक्त तक होंगी जब तक कि कोरोना वायरस की वैक्सीन सामने नहीं आएगी, जिसमें 18 महीने लग सकते हैं। और माहिरीन इस वक्त वार्निंग दे रहे हैं कि वैक्सीन में जल्दी ना की जाए। वैक्सीन की मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, आप उसको डेवलप करते हैं, फिर जानवरों पर पहले टेस्टिंग करते हैं, फिर कुछ इंसानों पर, फिर इंसानों की कुछ बड़ी तादाद पर, फिर उससे बड़ी तादाद पर। इन 3-4 मरहलों के बाद वैक्सीन आती है, फिर उसके आप साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं और उसके बाद आप 18 महीने का ये तकरीबन टाइम लग सकता है। मगर जल्दी की भी बातें हो रही हैं। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा ने तबाही मचाई हुई है, ज़िंदगी इस नहज पर आ गई है जिसका सदियों से इंसानों ने गुमान तक नहीं किया था। ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाने के लिए सिर्फ एक हथियार की ज़रूरत है और वो है इस वबा के खिलाफ बनने वाली वैक्सीन, जिस पर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक काम कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि पहले वैक्सीन वो बना लें ताकि इंसानियत को बचाने में का क्रेडिट उनको जाए। मगर अब तक किसी हतमी नतीजे पर कोई नहीं पहुंच सका, क्योंकि वैक्सीन बनाने में कोई भी गलती इस वबा को मजीद पेचीदा कर सकती है। और ऐसा क्यों है? इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में एक अहम मालूमाती रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से जो गैर मामूली कैफियत दुनिया भर पर तारी हो गई है, इसे मामूल पर लाने के लिए सारी उम्मीदें वैक्सीन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन कितनी कामयाब हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीन का दारोमदार इस बात पर होता है कि वायरस अपने आप को कैसे बदलता है। इस बात की वजाहत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर वायरसेस दवाइयों के खिलाफ अक्सर अपनी साख्त बदल लेते हैं। ये बदलाव वो अपने DNA को बदल कर करते हैं ताकि वो अपने खिलाफ बनने वाली दवा को धोखा दे सकें और उसे नाकारा बना सकें। वायरस के इस अमल को म्यूटेशन कहते हैं। और वैक्सीन के अमल में 2 सिनेरियोज हो सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि एक कामयाब वैक्सीन कोरोना वायरस को म्यूटेशन करने ही नहीं देगी और उसे मार देगी। और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब कोरोना वायरस वैक्सीन के अमल में म्यूटेट ना करे, यानी अपनी साख और खुसूसियात ना बदले, क्योंकि वैक्सीन वायरस की मखसूस साख और खुसूसियात को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती है। और अगर वायरस अपनी साख और खुसूसियात बदल ले, यानी म्यूटेट हो जाए, तो वैक्सीन अपना असर खो देती है और वायरस आपको फिर से नुकसान पहुंचाने लगता है। आपके जिस्म में वो फिर से बीमारी पैदा करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ज़्यादातर वायरसेस की तरह कोरोना वायरस भी जैसे जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, वो खुद को म्यूटेट करता है।
जबकि ज़्यादातर म्यूटेशंस में वायरस के काम करने का तरीक़ेकार नहीं बदलता। कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए इस तस्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वायरसेस क्या करते हैं। नीले रंग का निशान जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसे आप वायरस समझें और देखें कि किस तरह एक वायरस आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है और फिर वो आपके जिस्म के जो सेल्स हैं उनको हाईजैक करके मज़ीद वायरसेस बनाता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है। यानी एक वायरस से मुतअद्दिद वायरस बनते जाते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये काम तरीका है और इसी तरीके से वायरसेस काम करते हैं, लेकिन कोई गलती या म्यूटेशन का अमल वायरस को मज़ीद पेचीदा कर देता है। जब म्यूटेशन होती है तो वायरस सेल के ज़रिए जब अपनी कॉपीज़ बना रहा होता है, अपनी जैसे मज़ीद वायरसेस बना रहा होता है, तो इस दौरान वो खुद से मुख्तलिफ साख्त वाली कॉपीज़ भी बना देता है। और इसको समझने के लिए स्क्रीन पर देखें कि किस तरह नीले रंग का वायरस एक ही वक्त में नीले रंग की कॉपीज़ बनाता है और साथ साथ फिरोज़ी रंग की कॉपीज़ भी वायरसेस भी बना रहा होता है, जो आपके सामने से स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। यानी जो फिरोज़ी रंग के वायरसेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये म्यूटेशन के नतीजे में वायरस की अलग साख्त बन चुकी होती है। होता वही वायरस है, लेकिन अपने दिफा के लिए वो अपनी साख्त भी बदल देता है। अब आम केसेस में वैक्सीन काम कैसे करती है? वैक्सीन आपके जिस्म को मजबूर करती है कि वो जिस्म में दी जाने वाली मालूमात के मुताबिक एंटीबॉडीज़ बनाए और वो एंटीबॉडीज़ वायरस की साख्त के साथ जुड़कर उस वायरस को बेअसर कर देती हैं। ये कैसे होता है, ये भी समझ लेते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है जिसमें ग्रे कलर का एक स्ट्रक्चर है जिसकी 5 नोकें निकली हुई हैं। ये वायरस के बैरूनी हिस्से हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं और इसके ऊपर जो नीले रंग का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है इसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। यानी वैक्सीन जो एंटीबॉडीज़ पैदा करता है वो वायरस की साख्त को पहचान कर उसके साथ जुड़ता है और उसे बेअसर कर देता है। ये एक नॉर्मल केस है और साइंसदान इस वक्त यही देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के म्यूटेशन का अमल है वो इस प्रोसीजर पर असरअंदाज होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर वैक्सीन को आए दिन जदीद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही मामला खसरे की वैक्सीन बनाने में भी करामत साबित हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खसरे का वायरस भी फ्लू और कोरोना वायरस की तरह बहुत जल्दी म्यूटेशन करता है, लेकिन 1950 में बनने वाली खसरे की वैक्सीन आज भी करामत है, क्योंकि खसरे की वैक्सीन वायरस के उन हिस्सों को टारगेट करती है जिससे उसके म्यूटेट करने की सलाहियत बेअसर हो जाती है। और इस सूरत में अगर खसरे के सेल म्यूटेट करते भी हैं तो वो दीगर सेल्स को मुतासिर नहीं कर सकते। मगर मसला यहाँ गंभीर हो जाता है, क्या होगा अगर कोरोना वायरस इस तरीके से बेअसर नहीं होता जैसे खसरे का वायरस होता है। मसलन अगर कोरोना वायरस इस तरीके से म्यूटेट करता है कि वो एंटीबॉडीज़ को खुद से चिपकने से रोक सके, तो एक देरपा आलमी वैक्सीन के बनने को मुश्किल बना सकता है। और यही दूसरा सिनेरियो भी है और इसी में वायरस वैक्सीन को धोखा दे देता है और वैक्सीन बेअसर हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन तो वायरस के इब्तिदाई स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए बनी थी, मगर म्यूटेशन ने इस इब्तिदाई स्ट्रक्चर को बदल दिया होता है। और यही खदशा साइंसदानों के लिए बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि बहुत सारे ममालिक में ये कहा जा रहा है कि हमने वैक्सीन बना ली है, मगर ये बहुत पेचीदा अमल है। ये इस तमाम अमल से गुजरे बगैर मार्केट में नहीं लाई जा सकती, मरीजों को नहीं दी जा सकती। कोरोना वायरस में म्यूटेशन की कितनी सलाहियत मौजूद है? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्लू की बीमारी में भी इस किस्म की म्यूटेशन होती है। वायरस का एंटीजन इतनी तेज़ी से म्यूटेट करता है कि इस वायरस की मुख्तलिफ साख्त बन जाती है और हर साख्त को मारने के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। और फ्लू के मामले में साइंसदान मुसलसल मुख्तलिफ साख्त के हवाले से मुख्तलिफ वैक्सीन बना रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद ये वैक्सीन कुछ हद तक ही फ्लू से इम्यूनिटी देती हैं जो हर साल फैलता है। और कोरोना वायरस के केस में भी अगर यही होता है तो साइंसदान मुख्तलिफ वैक्सीन पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर देंगे। फ्लू की वैक्सीन और दवाई मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हर नए साल हर मौसम में फ्लू होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वो वायरस एक नई साख्त के साथ सामने आ जाता है, पुरानी वैक्सीन उस पर अमल नहीं करती। लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से अब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस हवाले से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। अब तक साइंसदान ये जानते हैं कि कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हज़ारों सैंपल्स का जायजा लेने के बाद पता चला है कि कोरोना वायरस में 11 किस्म की म्यूटेशंस आम हो चुकी हैं, लेकिन अब तक की मालूमात के मुताबिक एक ही वायरस है जो दुनिया भर में लोगों को मुतासिर कर रहा है। मतलब कोरोना वायरस की एक ही साख्त है जो मौजूद है और इन 11 किस्म की म्यूटेशंस में एक ही किस्म के वायरस के बैरूनी हिस्से पर असरअंदाज हो सकती है और यही बैरूनी हिस्सा वायरस को दूसरे सेल्स को मुतासिर करने के काबिल बनाता है। वैक्सीन बनाने के अमल में इस हवाले से काम हो रहा है कि ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा की जाएं जो वायरस के इसी बैरूनी हिस्से को ब्लॉक कर दें और फिर वो मजीद म्यूटेशन अपनी ना बना सके, जिस्म में ना फैले और आपके जिस्म में फैलकर आपको बीमार ना करे। अब तक वायरस के इस बैरूनी हिस्से में बहुत मामूली बदलाव आया है और कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि एक ऐसी निशानी है कि वायरस खुद को ज़्यादा नहीं बदल सकता, लेकिन इसी सूरत में खतरनाक ज़रूर रह सकता है कि वो एक ही सूरत उसकी मौजूद हो। इस किस्म की संगीन सूरत हाल में वैक्सीन ही वाहिद इलाज है जिस पर दुनिया भर में काम हो रहा है। साथ ही मुख्तलिफ लॉकडाउन के तरीकों पर बात हो रही है जो मैंने आपके सामने रखे प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आम खबर इस पर तफसील से बात करेंगे।
आज का दिन पाकिस्तान के मुआशी अशारियों के लिए मस्बत खबरों का दिन रहा। कल शरह सूद में 2% की कमी की गई। IMF की तरफ से $1.4 अरब के पैकेज की मंजूरी हुई। G20 मुमालिक से कर्जों की अदायगी की किस्तें जो दिसंबर 2020 तक करनी थीं, उसमें रिलीफ की खबरों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स की तेजी कर दी। रुपया जो डॉलर के मुकाबले में मुस्तकिल गिर रहा था, उसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ₹4.13 का एक दिन में इजाफा हुआ। 10 साल PIB बॉन्ड्स की शरह 7.7% पर आ गई है। यानी मार्केट आने वाले दिनों में महंगाई और शरह सूद में मजीद कमी की तवक्को कर रही है। और आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है। मजीद मस्बत खबर यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें मजीद गिरकर $18 फी बैरल की सतह पर आ गई, जिसका पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कर्जों की फौरी अदायगी में पाकिस्तान को 7 से 10 अरब डॉलर्स के रिलीफ की तवक्को है। जो अदायगी दिसंबर 2020 तक करनी थी, वो अब जून 2022 के बाद 3 साल में होगी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को मजीद फाइनेंसिंग देने का सोच रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने पहले ही कोरोना की वबा के तहत दुनिया में अपने 14 अरब डॉलर्स की रकम में से पाकिस्तान को $200 मिलियन देने का ऐलान किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान को $1 अरब मिलने की तवक्को है। और दूसरी तरफ तेल की कीमतें 50% गिरने की वजह से पाकिस्तान का बैरूनी खसारा भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल दरामद अब की 26% तेल की दरामदात हैं। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर जो मुसलसल गिर रहे थे, उनमें दिसंबर 2020 तक इस्तेहकाम आने की तवक्को है, जो हालिया $11 अरब से 12 से 14 अरब डॉलर तक जा सकते हैं, जिससे रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहेगा। एक तरफ पाकिस्तान की मईशत पर कोरोना के असरात से निमटने के लिए इस्तेहकाम की खबरें हैं, दूसरी तरफ अब देखना होगा कि दुनिया की गिरती हुई मईशतों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया की 2 बड़ी मईशतें और एक बड़ा मुआशी ब्लॉक जो कि यूरोपीय यूनियन है, वो खतरे में है। दुनिया की बाकी मईशतों को भी मजीद खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि इन 2 बड़ी मईशतों के साथ ही बाकी मुमालिक तिजारत करते हैं। उनमें और इनमें से सरमायाकारी होती है, इनके अंदर और इनसे बाहर ये सरमायाकारी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका में हर गुजरते दिन के साथ एक बुरी खबर सामने आ रही है। 4 हफ्तों में 2 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि गुज़िश्ता 10 साल में अमेरिका में जितनी नौकरियों में इजाफा हुआ, वो सब 10 साल में पैदा हुई नौकरियां सिर्फ 4 हफ्ते में ज़ाया हो चुकी हैं। और अब खदशा ये है कि जब मईशत दोबारा खुलना शुरू होगी तो ये 4 हफ्ते में चली गई हैं नौकरियां, मगर आहिस्ता आहिस्ता ही इनमें इजाफा हो पाएगा। अमरीकी मईशत सुकड़ने जा रही है। चीन की मईशत से मुसलसल बुरी खबरें आ रही हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत 2020 की पहली तिमाही में 6.8% से सुकड़ चुकी है, जो तज्जियाकारों की तवक्कात से बहुत ज़्यादा है। और जिसका मतलब चीन की मईशत के साइज़ में सिर्फ एक तिमाही में तकरीबन $98 अरब की कमी आई है। चाइना की मईशत के जब से दादोशुमार शाया होना शुरू हुए हैं, ये उसकी तारीख की बुरी तरीन मुआशी कारकर्दगी है। 1976 के बाद ये पहली दफ़ा है कि चीन की मईशत फैलने के बजाय सुकड़ रही है। चीन 1985 के बाद से हर साल अपनी GDP ग्रोथ का टारगेट बताता था, मगर 2020 में सूरत हाल इतनी गैर यकीनी है कि अभी तक चीन ये नहीं बता पा रहा कि उसकी मईशत कितना ग्रो करेगी या कितना सुकड़ेगी। साथ ही दुनिया का ताकतवर मुआशी ब्लॉक यूरोपीय यूनियन भी इस वक्त मुआशी गैर यकीनी का शिकार है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के मुताबिक अगर इटली की इमदाद करके मसला हल ना किया गया तो यूरोपीय यूनियन टूट फूट का शिकार हो सकता है। बरतानिया पहले ही ब्रेक्जिट कर चुका और अब बाकी मानदा यूरोपीय यूनियन भी खतरे में है। दुनिया की कोई मईशत इन 3 बड़ी मुआशी ताकतों के गिरने से महफूज नहीं रह सकेगी, इसलिए इन मईशतों का संभलना बहुत लाजमी है। अगर आलमी मईशत मुतासिर होगी तो पाकिस्तान भी इसके साथ से महफूज नहीं रह सकेगा। शौकत तरीन साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। साहब, ज़ाहिर है जो दुनिया की मईशत हैं वो एक तरफ, पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से इकदाम हुए। स्टेट बैंक ने कारोबार के कर्ज़ों में जो रियायत है उसके लिए फौरी तौर पर पैकेजेस आए, तनख्वाहों के लिए पैकेजेस आए, फिर से इंटरेस्ट रेट 2% कम कर दिया। हुकूमत काफ़ी तेज़ी से एक्ट कर रही है। और दूसरी तरफ दुनिया की मईशत है। कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सूरत हाल जारी। मेरे ख्याल में तो ये आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, स्पेशली पहले जो रिलीफ पैकेज दिया है और उसके बाद फिर जो स्टेट बैंक ने कस्टमर्स को रिलीफ दिया है, बैंक कस्टमर्स को, फिर उनकी जो वर्किंग क्लास के लिए इन्होंने लोन्स दिए हैं, तो उससे एक तरफ तो कोरोना का जो इम्पैक्ट आ रहा है जो लोगों के ऊपर, उसको कम से कम निगेट किया है। और दूसरी तरफ ये जो एकदम इन्होंने 3 झटकों के बीच में 4.25% इन्होंने जो कम किया अपना डिस्काउंट रेट, इससे ना सिर्फ हुकूमत के अपने जो एक किस्म से रेवेन्यूज़ हैं वो बेहतर हो जाएंगे, बिकॉज ये सेव करेंगे तकरीबन
1 ट्रिलियन से ऊपर 1 ट्रिलियन टू 1.3 ट्रिलियन सेव करेंगे तो सालाना, तो ये काफ़ी इनके लिए इनको मदद करेगा। और दूसरी तरफ ये है कि वो जो इंडस्ट्री और बिजनेसेस और इकोनॉमी का व्हील चलाएगा, 4.25% रिडक्शन काफ़ी ठीक ठाक रिडक्शन है। दूसरी तरफ से इनके ऊपर बोझ जो आ रहा था कि कर्जों का इन्होंने पेमेंट्स करनी थी, तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स करनी थी, वो इस वजह से उसमें दिक्कत आनी थी क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स तो गिर गई हैं। अभी आज मुझे यही पता चला है कि मार्च के महीने के बीच में पहले 15 दिन के बीच में तो 14% ग्रोथ थी, दूसरे 15 दिन के बीच में तकरीबन कोई 52% का जो है वो ड्रॉप था, और अप्रैल भी ऐसा ही लग रहा है। तो उससे फिर ये एकदम आपका फॉरेन करेंसी के ऊपर दबाव आना था। हालांकि इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑयल की वजह से, बाकी इंपोर्ट्स की वजह से कम हुई हैं, लेकिन ये जो डेट रिलीफ मिला है इनको, जो तकरीबन 10 से 12 बिलियन का डेट रिलीफ मिला है, तो इससे ये है कि इनकी जो एक्सटर्नल साइड जो है वो भी ठीक रहेगी। ये ना समझें कि ये कोरोना एकदम चला जाएगा और ये अगले 15 दिन में गायब हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये प्रोलॉन्ग्ड होगा। तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये समझें कि 6, 8, 9 महीने, 12 महीने भी इसका इम्पैक्ट रह सकता है। तो उस सूरत में ये जो पेमेंट्स दे रहे हैं 12,000 की, इनको और देनी पड़ेंगी। और ये जो ख्याल है इनका कि ये पैसे बच गए हैं मतलब हमारी डेट सर्विसिंग के वगैरह, तो हो सकता है इनको और कोई तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़े, हो सकता है इनको और डिस्काउंट रेट को कम करना पड़े अगले 1-2 महीनों में। तो ये मेरे ख्याल में मेरी वार्निंग इनको ये होगी कि आप ये चीज़ें जो आपने कर ली हैं और आपको ये थोड़े पैसे मिल गए हैं IMF से और बाकी G20 वगैरह से, तो इसके ऊपर आप ना इत्तेफाक करें कि आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो साहब, क्योंकि आपने पाकिस्तान की मईशत को बड़ा करीब से देखा हुआ है, तो हमें ये बताइएगा कि दुनिया भर में तो जाहिर है ये मईशतें गिर तो तेजी से गई हैं, रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होगी। पाकिस्तान की रिकवरी ज़रा तेज़ हो सकती है क्योंकि हमारी बरामदात में जो टेक्सटाइल है उसमें एक्सपोर्ट्स बड़ी बेसिक हैं, कोई बहुत वैल्यू एडिड नहीं है, साथ में एग्रीकल्चर है जो दुनिया की ज़रूरत है, तो हम कम अज़ कम थोड़ा तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं दुनिया के मुकाबले में। देखिए जी, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट तो 60% 60 से 65% तो टेक्सटाइल है। और टेक्सटाइल ऐसा है कि वो एसेंशियल आइटम नहीं है। मतलब अगर आपने टेक्सटाइल जो आपने बेचनी है दुनिया में, अगर एक किस्म से डाउन टर्न आया हुआ है, रिसेशन आया है, तो टेक्सटाइल को दे कैन फॉरगो टेक्सटाइल। वो ये तो नहीं है ना, खाने पीने की चीज़ तो नहीं है। बाकी चीज़ें तो आपकी कमोडिटीज़ हैं, वो तो ठीक है, चलें राइस भी लोग ले लेंगे और हो सकता है थोड़ा लेदर वगैरह भी ले लें, लेकिन मेरा मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ आइटम नहीं है जो कि एसेंशियल्स में, तो आपकी एक्सपोर्ट जो है बड़े लंबे अरसे तक अफेक्ट हो सकती हैं। दूसरी साइड के ऊपर आपका ये भी आपको जो बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से, वो ये है कि ये ऑयल भी इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज अभी भी ख्याल यही है कि 1 साल तक तो ये इस तरह डिप्रेस्ड रहेगा। सो आपको उस साइड पे रिलीफ मिलेगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें इस चीज़ को ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक किस्म से एकदम ये वी बन जाएगा। मगर साथ में बताएगा कि पाकिस्तान के ज़खायर गिर रहे थे, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इतनी ज़्यादा होनी नहीं थी, बॉन्ड्स वगैरह ये इशू नहीं कर पा रहे थे, कहने के बावजूद प्राइवेटाइज भी नहीं कर रहे थे। ये अगर डेट रिलीफ ना मिलता पाकिस्तान को फिलहाल, तो दिसंबर में कोरोना ना होता, तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बहरहाल होने थे कि ये कर्जा हमने कैसे अदा करना है। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये है प्रेशर आपके उसके ऊपर एक्सटर्नल अकाउंट पे तो आ ही रहा था। आपके मतलब आपके एक तरफ आपने 3-3.5 बिलियन की हॉट मनी लेके आ गए थे और वो उसने तो किसी वक्त भी चले जाना था, लेकिन उसकी भी मिटिगेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं ना। देखें ना, एक तो हमारा करंट अकाउंट जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर गया था, उसके बाद ये इनिशिएट कर रहे थे ये रेमिटेंसेस के और ये पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट वगैरह ये कर रहे थे। और दूसरा ये है कि बिकॉज ऑफ IMF आई थिंक मल्टीलैटरल और ये आपकी जो बायलैटरल जो कंट्रीज हैं वो आपको हेल्प करती। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बिल्कुल बुरी मतलब जिस हालत में हम थे लेट्स से 2018 में, उससे हम बदतर हालत में। बहुत शुक्रिया शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात हो जाती है।